हेलो एंड नमस्ते, मैं प्रियंका सिंह एंड वेलकम टू लॉ गुरुकुल। UGC नेट जून 2024 एग्जाम इज नॉकिंग एट द डोर। ओनली लास्ट 40 days are left for your exam. तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिन्होंने पहले ही अपनी तैयारी कर रखी है, या फिर यू आर लेजी एंड लेट बिगनर्स जिनकी अभी अभी नींद खुली है और वो इन 40 डेज की प्रिपरेशन के थ्रू अपने JRF को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो इन 40 डेज में आपकी प्रिपरेशन प्लानिंग स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए फॉर योर 100% सक्सेस। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं टिप्स पर बात करेंगे, बिकॉज लास्ट की जो प्रिपरेशन होती है, लास्ट डेज की जो प्रिपरेशन होती है, वो ही आपका एक्चुअल रिजल्ट जो है वो डिसाइड करती है। सो इन लास्ट के डेज को आप किस तरह से स्मार्टली यूटिलाइज कर सकते हैं अपने JRF के टारगेट को अचीव करने के लिए। सबसे पहले तो एक वार्निंग कि रजिस्ट्रेशन खत्म होने वाले हैं, 10th मई इज द लास्ट डेट। सो अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन, अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है UGC नेट एग्जाम के लिए वो आप फिलअप कर ले। अब हम बात करते हैं प्लानिंग स्ट्रेटेजीज की कि आप इन 40 डेज को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे फॉर योर सक्सेस। इनको हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, 30 डेज प्लस 10 डेज। 30 डेज जो है वो आपको कंप्लीट उसमें स्टडी को देना है और लास्ट के 10 डेज आपको देने हैं रिवीजन के लिए। इन लास्ट के दिनों में यू विल नॉट स्टडी एनी न्यू थिंग। ये जो लास्ट के डेज हैं उसमें आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। नो, इट इज अ कंप्लीट नो। लास्ट के 10 डेज आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है वॉट एवर यू हैव स्टडीज इन दीज 30 डेज। क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना इनफ नहीं होता है, हमें चीजों को याद रखना भी है। तो वो याद रखने वाला काम जो है वो आपको ये लास्ट 10 डेज करेंगे। जो भी आप 30 डेज में पढ़ रहे हो वो याद रहेंगे जब आपको लास्ट के 10 डेज में उसको थॉरली रिवाइज कर लेंगे प्रॉपर्ली। वरना रिवाइज अगर आपने नहीं किया और आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, तो वो जब आप नई चीज पढ़ेंगे पुरानी चीज भूलते जाएंगे, तो इस तरह से आपकी सारी मेहनत जो है वो वेस्ट हो जाएगी। इसलिए मैंने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहले के 30 डेज में आपने जम के पढ़ाई करनी है, जो भी नई चीजें, क्योंकि अभी जब आप इफ यू आर लेट बिगनर्स जिनकी जो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए तो सभी चीजें न्यू है। तो अभी आप 30 डेज जो है वो कंप्लीट नई चीजें देखने, पढ़ने, समझने में अपनी इन्वेस्ट करें। बट लास्ट के जो डेज बच रहे हैं ना, जो लास्ट के 10 दिन बच रहे हैं, हमारा एग्जाम 18th को है, तो लास्ट के आप 7 और 8 जून से जो है बिल्कुल भी नई चीजें पढ़ना छोड़ दें। सिर्फ अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उसको डेली एवरीडे, दिन में 2 बार 3 बार जितनी बार आपको टाइम मिले उसको रिवाइज करना है। रिवीजन वाला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि 30 डेज में व्हाट टू स्टडी, है ना। अब तो सिर्फ 30 डेज रह गए भैया, अब इसमें पढ़ना क्या है। हमारे पास पेपर 1 है, देन वी हैव पेपर 2, दो पेपर है हमारे पास। दोनों में देखा जाए तो 10 यूनिट्स है, यानी टोटल 20 यूनिट्स है हमारे पास में। तो इन 30 डेज में हम किस तरह से इन 20 डेज की प्रिपरेशन करेंगे, इट इज अ बिग क्वेश्चन। तो मैं बात करूंगी हम स्मार्ट टिप्स की, जिन इजी एंड स्मार्ट टिप्स के थ्रू आप इन 30 डेज को भी अच्छी तरह से यूटिलाइज करेंगे, जिससे आपके 20 के 20 यूनिट्स कवर हो जाएंगे। वो टेक्निक है सॉल्विंग द PYQ टेक्निक। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करोगे, आपको समझ में आएगा कि 5 to 6 क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। पुराने वाले जो पेपर्स हैं, अभी रिसेंट के तो तुरंत नेक्स्ट ईयर में रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे की तरफ आप जाओगे तो देखोगे कि जो पुराने पेपर्स है ना, जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स है, उसमें से बहुत से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो 5 to 6 क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। लास्ट के 10 ईयर्स की बात करो, यानी कि हर ईयर में 2 पेपर, यानी कि 20 क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं और आपके पास दिन है 30। आप ऐसे भी देख लो कि अगर आप 20 क्वेश्चन पेपर यानी एक क्वेश्चन पेपर पर डे भी सॉल्व करते हैं, तो भी आपके पास 10 दिन एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं, कंप्लीट एक्स्ट्रा, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं तो कोई दूसरी चीज पढ़ने में भी, ठीक है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा भी लेकर के चलूं कि आपको नई चीज कुछ नहीं भी पढ़नी है, लेकिन अगर आप सिर्फ PYQ भी विथ गुड टेक्निक, सही टेक्निक के साथ अगर आप इस PYQ को सॉल्व कर ले रहे हैं विद इन द लास्ट 30 डेज, तो भी ये आपके लिए एनफ है, सफिशिएंटली। एटलीस्ट AP के लिए तो सफिशिएंट ही है, बट JRF के लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी फॉर बोथ पेपर्स। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है फॉर बोथ द पेपर्स, फॉर पेपर 1
एंड फॉर पेपर 2 ऑल्सो, बिकॉज सिर्फ एक पेपर पे फोकस करके आप अपना जीआरएफ तो अचीव नहीं ही कर पाएंगे। एंड सेकेंड पॉइंट, दोनों ही पेपर्स में आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स तो लाने ही है, इसलिए आपको दोनों पेपर को तो पढ़ना है। लेकिन अगर पेपर जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो पेपर 2 के बारे में तो उनको फिर भी काफी नॉलेज है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी स्टडीड इट इन एलएलबी एंड एलएलएम, लेकिन फर्स्ट पेपर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है। तो ऐसे में आप बिल्कुल नई सिरे से अगर पेपर 1 करना स्टार्ट करोगे अभी लास्ट के 30 डेज में, तो बहुत ही मुश्किल होगा आपके लिए, और वो आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और सारा टाइम आपको चीजों और सिलेबस को समझने में चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको ये चीज नहीं करनी है, बिकॉज अभी टाइम नहीं है। अब जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी उनका बेस तो एटलीस्ट पेपर 1 का कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है, बट जो लास्ट लेजी बिगिनर्स है, जो लेट बिगिनर्स है, उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अभी जो पूरी यूनिट है, जो सिलेबस है, उसको उस पर ना जाए। आप दोनों ही पेपर्स के, पेपर 1 एंड पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करें। लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी हर दिन आपको टारगेट करना है कि एक क्वेश्चन पेपर फ्रॉम पेपर 1 एंड एक क्वेश्चन पेपर फ्रॉम पेपर 2, दोनों से ही एक एक क्वेश्चन पेपर आपको एवरीडे सॉल्व करना है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज विथ टेक्निक। अब टेक्निक क्या है क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की? क्वेश्चन पेपर को जब आप सॉल्व कर रहे हो, यू हैव रेड द क्वेश्चन, उसमें ऑप्शंस है ए बी सी डी। ठीक है, अब इसका कोई एक ही आंसर करेक्ट हो सकता है ना। जैसे सपोज पूछा जा रहा है कि जो रिट एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट की, वो हम कौन से आर्टिकल में देते हैं, तो ऑप्शन हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 4, आर्टिकल 32, 226, 224, 220। तो टेक्निक क्या है कि आपको सिर्फ करेक्ट आंसर ही याद नहीं रखना है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन पर भी एक बार नजर डाल लेनी है कि आर्टिकल 226 किसकी बात कर रहा है, आर्टिकल 224 में क्या है, 220 में क्या है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट टेक्निक ऑफ सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि सेम क्वेश्चन अगर ना रिपीट हो ना, तो ये जो टॉपिक्स है ना, अब जैसे इस बार 32 का आ गया, अब नेक्स्ट एग्जाम में क्या करेगा, 226 से पूछ दिया जाएगा कि आर्टिकल 226 जो है वो कौन से टॉपिक से डील करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें सिर्फ जब हम प्रीवाइक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना है, ऑप्शंस को भी देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं, और वो नहीं है तो क्यों नहीं। जैसे कई बार क्या जो होते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, वो स्टेटमेंट वाले होते हैं, है ना, 1 2 3 4 ऐसे आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब मान लीजिए ऑप्शन 1 एंड 4 जो है वो करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन 3 4 2 3 जो है वो रॉन्ग लिखा हुआ है। तब ये रॉन्ग का करेक्शन क्या होगा, ये क्यों रॉन्ग है और इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, वो चीज भी आपको पढ़ के याद कर लेनी है। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द 11th ड्यूटी। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे दिए गए, तो आपको इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर लेनी है कि बाकी की 11 ड्यूटी तो चलो यहाँ पे आपको आंसर में मिल जाएगा, लेकिन बाकी की 10 ड्यूटी कौन कौन सी है, कितने अमेंडमेंट हुए फंडामेंटल ड्यूटीज में, कौन से ईयर में अमेंडमेंट हुआ है, कितनावा अमेंडमेंट है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने उस टॉपिक से, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो सब पर एक नजर आपको डाल देनी है। ठीक है, तो यही टेक्निक है जिसके थ्रू अगर आप इन 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसके अलावा बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका मिनिमम जो है प्रिपरेशन इन 30 डेज में अगर आप इस तरह से करते हो तो आप डेफिनेटली जो है अच्छे मार्क्स एग्जाम में अचीव कर पाओगे, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर तो गारंटीड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जेआरएफ के लिए अगेन मैं बार बार कह रही हूँ कि इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इतना अगर आप कर लोगे तो भी ये बहुत है आपके लास्ट के डेज के लिए। पेपर 2 लॉ में हम सब्जेक्ट्स की अब मैं बात करूं तो देखिए पहले के टाइम पर था कि हर यूनिट से जो है बैलेंस्ड क्वेश्चन पेपर आता था, बट अभी के जब हम रिसेंट के ट्रेंड को देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर इज वेरी मच अनबैलेंस्ड। किसी भी यूनिट को जरूरी नहीं है कि हर यूनिट से इक्वल मार्जिन से ही क्वेश्चन पेपर पूछे जाए, बट फिर भी देयर आर सम यूनिट जिनसे क्वेश्चन में पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हमारे मेजर टॉपिक्स में आते हैं। ठीक है, तो इन मेजर टॉपिक्स में क्या क्या आता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कंपैरेटिव लॉ, ये 4 यूनिट एटलीस्ट आपको पेपर 2 लॉ में से अच्छे से पढ़ लेना है, डीपली पढ़ लेना है। देखो अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व करी तो 5 क्वेश्चन सपोज जो है वो प्रीवियस ईयर से बन जाएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन और ज्यूरिस्प्रूडेंस से नहीं भी तो 15 क्वेश्चन जो है 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो यानी कि अगर मैं 12 भी अगर इसको लेकर के चलूं तो 24 हो गए आपके
सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन और ज्यूरिस्प्रूडेंस से। कंपैरेटिव लॉ से भी 5 to 8 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि आप इन 2-3 सब्जेक्ट्स को ही पढ़ लोगे तो भी आपके 37 से 40 यानी कि टोटल 80 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा। आप देख रहे हो कि कितनी कम मेहनत में, जब हम स्मार्ट स्टडी से लिए कह रहे हैं कि जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनते हैं उनको ही पढ़ो ना। आप इन सबको छोड़ के अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में टाइम लगा रहे हो, मोटर व्हीकल्स में टाइम लगा रहे हो, कंपटीशन एक्ट में टाइम लगा रहे हो, व्हाट इज द बेनिफिट? इससे 1 या 2 क्वेश्चन ही बनेंगे या फिर हो सकता है ना भी बने। तो कंपनी लॉ भी अभी ऐसा हो गया है कि इससे भी बहुत ही कम क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम वो रिस्क वाला पार्ट है। क्वेश्चन तो आएंगे लेकिन जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, हमें जो है उन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है कि हमारा जो टाइम है वो अभी वेस्ट ना जाए और जो हम पढ़े एग्जैक्टली उसी एरिया में से क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो फॉर बीइंग ऑन अ सेफ साइड, कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ, कंपैरेटिव लॉ, इसको बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज पढ़ लेनी है। पीवाईक्यूज नहीं पढ़ो, आप एक्स्ट्रा ना पढ़ो, जो कुछ अमेंडमेंट जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के है उनको पढ़ लो। कंपैरेटिव लॉ, अब ये तो सिर्फ रिसेंट का ही आया, लेकिन कंपैरेटिव लॉ डिटेल में अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आराम से आपका 16-18 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन हर बार बन रहे हैं और अभी के ट्रेंड में तो ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस सब्जेक्ट पर भी आपको बहुत अच्छे से ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि अच्छा है ना कि आप मोटर व्हीकल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इन सबको पढ़ने के अलावा सिर्फ एक यूनिट को पढ़ लो और जिसमें श्योरिटी है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक स्मार्ट स्टूडेंट तो यही करेगा ना कि जो चीज श्योर है पहले उस पर जाए, फिर अगर टाइम मिलेगा तो हम माइनर सब्जेक्ट्स पर जाएंगे। इसलिए मेजर सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। इन मेजर सब्जेक्ट्स को पहले अच्छे से इन पर अपनी पकड़ बना लेनी है। प्रीवियस ईयर में इनमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उनको डीपली एनालाइज करके पढ़ना है। क्वेश्चंस के साथ साथ वो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अब जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर पाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इन्वायरमेंट लॉ की बात करूं तो इन्वायरमेंट लॉ भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है। इन्वायरमेंट लॉ अगर आप पढ़ रहे हो उसमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस है, प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। तो ये सब आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ये दोनों में कॉमन है। तो लेकिन एक सब्जेक्ट से आपका दो पेपर, दोनों ही पेपर की तैयारी हो रही है, इसलिए एनवायरमेंट लॉ को भी अच्छे से पढ़ना है, फोकस कर लेना है, जिससे आपके इस तरह से लॉ में अगर आप इन 5 सब्जेक्ट्स पर भी अच्छे से अपनी पकड़ बना लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स जो है अपने पेपर 2 लॉ में सिक्योर कर पाएंगे। बट ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि इन पर आपको ज्यादा फोकस करना है, इन पर आपको अपना 100% दे देना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पेपर 1, तो पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी ये पीएचडी के लिए भी होने वाला है एग्जाम, तो ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि टीचिंग और रिसर्च के क्वेश्चन जो है वो इसमें ज्यादा बनेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी टीचिंग और रिसर्च के क्वेश्चंस है उनको अच्छे से पढ़ ले। समझ में आता है तो ठीक है, वरना इफ देयर इज पॉसिबल तो आप उनको मगअप कर लो, याद कर लो, क्योंकि उससे भी आपके जो 2-4 ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपने याद भी कर लिए ना तो भी उसके बाद के क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर पाओगे। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है पेपर 1, बस थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने की बात है, ठीक है। तो पेपर 1 में आपने टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड पर फोकस करना है। इनके सभी क्वेश्चंस को समझना है, याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है, इनको छोड़ना नहीं। कॉम्प्रिहेंशन डीआई बिल्कुल फ्री में मार्क्स मिलेंगे। 5 क्वेश्चन इसके, 5 क्वेश्चन इसके, टोटल 10। अगर आपका लक अच्छा हुआ, क्योंकि कई बार डीआई आउट ऑफ द वर्ल्ड आ जाता है, बट फिर भी अगर आपका लक अच्छा रहा तो डीआई के 5 क्वेश्चन आपके इजीली बन जाएंगे। कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन 2 यूनिट से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे और ये श्योर है, ये आता ही है, तो इनमें स्किप करने का या ऐसे कोई रिस्क वाली बात नहीं कि पता नहीं है डीआई आएगा नहीं आएगा। तो आप प्रैक्टिस करोगे डीआई की भी, कॉम्प्रिहेंशन की भी, जिसमें से आपको एक भी मार्क्स इसका गंवाना नहीं है। तो ये हो गया हमारा टीचिंग, रिसर्च, कॉम्प्रिहेंशन, डीआई। लास्ट में हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हायर एजुकेशन, जब हम यूजीसी की बात कर रहे हैं, टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको हायर एजुकेशन के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स है, पीवाईक्यूज तो आप सॉल्व कर ही रहे हो, तो लेकिन साथ ही साथ जो भी एजुकेशन फील्ड में जो भी चेंजेस हुए हैं एनईपी के थ्रू, वो सभी जो भी करंट अफेयर्स है ना, उन पर भी आपको एक बार नजर बनानी पड़ेगी अलोंग विद सॉल्विंग द पीवाईक्यूज, ठीक है। तो बस ये हो गए 5 यूनिट मैंने बता दिए पेपर 2 के और 5 यूनिट मैंने बता दिए पेपर 1 के। इन लास्ट के 30 डेज में अगर आप इन सब्जेक्ट्स पर फोकस कर लोगे विथ पीवाईक्यूज, तो फिर आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआरएफ दोनों ही पक्का हो जाएगा। और अपने सही टेक्निक से
थोड़ा सा अपना लेजीनेस कम करके इन 30 डेज में थोड़ा सा अगर आप एक्टिव हो जाते हो तो अपने स्टडी प्लान को इस अकॉर्डिंग अगर आप अरेंज करते हैं और इन सभी चीजों को आप कवर कर लेते हैं तो देन नो डाउट यू आर 100% गोइंग टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ योर GRF। इन प्रिपरेशन में आपको दो चीजों पर और फोकस करना है। बी कॉन्फिडेंट, सबसे पहला हथियार इज बीइंग कॉन्फिडेंट। अगर आप डाउट में चल रहे हैं कि अब यार अभी तो हमने फॉर्म भरा है, सिर्फ लास्ट के 30 डेज बचे हैं, 40 डेज बचे, हम क्या ही उखाड़ लेंगे पढ़ के, हंसी मजाक में दे दे, तो ये एटीट्यूड को थोड़ा सा साइड रख करके जो लास्ट के डेज है इनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहने की, हाँ कि हम कर लेंगे, आई हैव द पोटेंशियल। तो पहले अपने आप को प्रिपेयर कर ले, कॉन्फिडेंट हो जाए। सेकेंड पॉइंट इज बीइंग कंसिस्टेंट। जो हमने स्ट्रेटेजी प्लानिंग बनाई है कि एक क्वेश्चन पेपर एवरी डे सॉल्व करना है फ्रॉम पेपर 1 एंड पेपर 2, अगर इस चीज को अगर कंसिस्टेंटली कर लेते हो, यानी कि एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, फिर तो आप वापस जीरो पर आ जाओगे। तो कॉन्फिडेंट रहना है कि अपने आप को ये बूस्टअप करते रहना है, कॉन्फिडेंट कि हाँ ये आई कैन डू इट, डेफिनेटली यू कैन डू इट। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है एक दिन में एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, मतलब बहुत इजी सी बात है। पूरे टाइम जो है आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है और सिर्फ एक दिन एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो। कितने क्वेश्चन होते हैं? 100 क्वेश्चन, और 50 हो गए पेपर 1 के, पेपर 2 के हो गए 100। अगर आप थोड़ा सा और प्रीवियस ईयर में जाओगे 2016 वाले ईयर में, तब फिर आपको पेपर 2 से 125 मिलेंगे, क्योंकि पहले 2 यूनिट्स में होता था, पेपर 2 एंड पेपर 3 इस तरह से आता था। तो टोटल 125 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके पेपर 2 के, और पेपर 1 के 50 क्वेश्चन, तो सिर्फ 25 क्वेश्चन ज्यादा है अगर आप और पीछे वाले ईयर्स के सॉल्व करते हो तो 150 क्वेश्चन, 100-150 क्वेश्चन अगर आप एवरीडे अभी भी सॉल्व नहीं करेंगे लास्ट के 30 डेज में भी, तो फिर कैसे चलेगा? तो स्टिल यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो अपने प्रैक्टिस को लेकर के, तो फिर आपसे आपका GRF कोई नहीं छीन सकता है। अपने प्रिपरेशन में लॉ गुरुकुल को जरूर इंक्लूड करें। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू।